यस सर। यस सर। यस ओके सर। ओके, एक्चुअली मैं यस सर। क्लास सिस्टम में कुछ पेपर का काम चल रहा है यूनिवर्सिटी में, इसलिए एक साथ ले रहा हूँ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस। Now I'm going to share unit second. We have to start. I'm sharing my screen. Please see. Unit second, modern physics. It is all about black body radiation, dealing with the Planck's law. First of all, what is black body radiation? Generally, we know radiation. Okay, it's a method of transferring of energy. रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफरेंस का ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, यस सर। ईमेल सॉरी किसी भी मीडियम की आवश्यकता रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसफरेंस के लिए नहीं है। इसी बात को प्लांक्स लॉ ने अपने डेरिवेशन का आधार बनाया कि क्वांटाइज्ड एनर्जी है वैक्यूम में या किसी भी मीडियम में, जो क्वांटा है उन क्वांटा की एनर्जी एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है। तो ब्लैक बॉडी में ब्लैक बॉडीज क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं जो अपने ऊपर जितने भी रेडिएशंस हैं उनको एमिट्स करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जितना एब्जॉर्बिंग पावर है उतना ही इमिटिंग पावर है। ऐसी बॉडीज को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडीज इन ब्लैक बॉडी आप सब जानते हैं, है ना? थोड़ा सा जो है आप इसमें प्लांक्स लॉ नया है आपके लिए, बाकी ब्लैक बॉडीज में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक बॉडी को अगर आप जनरली ऐसे सपोज करें कि ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन प्रॉपर्टीज है ना, रेडिएशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, एमिसिविटी है, एब्जॉर्बिटी है, टेम्परेचर है, ये सारा पर्टिकुलर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस मटेरियल की एमिसिविटी की बात होगी उस मटेरियल की एमिसिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए जो रेडिएशन प्रॉपर्टीज है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जो इसमें मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, black body radiation is theoretically interesting because of the radiation properties of the black body are independent of the particular material. ओके, तो इसमें सारा का सारा खेल इंटेंसिटी और वेवलेंथ का है। At a particular temperature, we have to study the property of intensity and wavelength. अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या करते हैं हम लोग, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम उस ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी को वेवलेंथ के साथ चेक करते हैं, स्टडी करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर्स को फिक्स्ड करके। At particular constant temperature, we have to investigate the variation in intensity with wavelength for black body radiations। ठीक है ना? तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक ऐसा मीडियम है एनर्जी ट्रांसफर करने का जिसमें हमें पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में मीडियम का कोई रोल नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर करने का वो प्रोसेस जिसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है,
उस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। अब जिन जिन लोगों ने इसे नोट नहीं किया है, ये जो स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट है, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी 2 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़े। और कल मैकेनिकल के जिन बच्चों को कुछ भी दिक्कत है वो भी अपनी दिक्कत पूछ ले। पहले इसको नोट करिए, 2 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। ठीक, डबल ई के स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। मैं आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक्स। नोट कर लीजिए, आगे चले। जो लोग बाद में ज्वाइन किए वो भी इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. रुक जाइए थोड़ा सा। आगे चले। Yes, sir. ओके, अब देखिए, इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। इन पॉइंट्स को जो डबल ई वाले स्टूडेंट्स नोट कर लिए, मैकेनिकल में शायद मैक्सिमम स्टूडेंट ने कल नोट किया था, इसको डबल ई के स्टूडेंट्स नोट कर लें। और मैकेनिकल में जिन लोगों ने कल क्लास 9 थी, उनके मैसेज थे मेरे पर्सनल पे कि सर एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर तो हो जाएगा, लेकिन जब पूरा टॉपिक समाप्त होगा उस केस में शेयर करेंगे तभी। नोट करिए। अब इसमें प्लांक्स के हाइपोथेसिस हैं, प्लांक्स के जो एजम्पशंस हैं
उनकी हाइपोथेसिस है रेडिएशन के लिए। पहला फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, ब्लैक बॉडी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब ऑल लाइट इंसिडेंट अपॉन इट। मतलब वेवलेंथ, हर जो ब्लैक बॉडी हर तरीके के वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगी। शाइनी ऑब्जेक्ट्स या जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो पुअर ब्लैक बॉडीज होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी एब्जॉर्बिंग पावर लेस होगी। एब्जॉर्बिंग पावर अगर लेस है तो पुअर ब्लैक बॉडीज का नाम देंगे उनको। कोई भी बॉडी जितना बढ़िया एब्जॉर्बर होगी उतना बढ़िया एमिटर होगी, और ब्लैक बॉडीज अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी सपोज कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए कि वो ब्लैक बॉडी की फंक्शनिंग में है कि नहीं है, उस ऑब्जेक्ट में एक होल कर दीजिए और उस होल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दोनों में थर्मल इक्विलिब्रिया होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। प्लैंक्स हाइपोथेसिस है। आगे चलें। अब इन्हीं जो दोनों दोनों पॉइंट्स थे, सॉरी इसके पहले वाले में पॉइंट्स में जो 4 पॉइंट्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अब इन पॉइंट्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आपकी ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है, वो एमिशन की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ऑसिलेशंस का मतलब क्या हुआ? उन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के ऑसिलेशंस, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशंस, उन मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और ऑसिलेटर्स एनर्जी को कभी भी कॉन्टिन्यूअस मैनर में एमिट नहीं करते हैं। The energy is emitted always in form of smaller packets of energy. One packet is known as quanta or photon. उस फोटोन की जो डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू है वो h न्यू के बराबर है। अगर nth ऑसिलेटर्स हैं, if the black body is having n oscillations, तो जो टोटल एनर्जी En होगी, दिस En will be nh nu, where h is Planck constant, nu is the frequency of radiation. तो अब इन इसी एनर्जी के फॉर्मूले के बेसिस पर प्लॉन्क्स की हाइपोथेसिस, जो प्लॉन्क्स का लॉ है, वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसका डेरिवेशन में अब हम लोग चलते हैं। डेरिवेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ए प्लॉन्क्स लॉ रेडिएशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। जिन्हें ना समझ में आया हो पूछ लीजिए। प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी की बात करता है, इसका ध्यान रखेंगे। एनर्जी की बात नहीं करता, एनर्जी डेंसिटी की बात करता है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। energy per unit volume of a radiating surface at a particular temperature T in the wavelength range lambda to lambda plus d lambda। मैं अगर कहूं जैसे 5890, 5890 to 5896, okay, so here 5890 is our lambda, 5890 is our lambda, therefore d lambda is 5896 minus 5890, it will be 6 angstrom. It is the change in the wavelength you can call.
तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर हीट मटेरियल at a particular temperature T in wavelength range lambda to lambda plus d lambda is given by E lambda d lambda. E lambda d lambda is energy density. E lambda d lambda equals to 8 pi hc upon lambda की power 5 within the bracket E h nu upon kt minus 1 into d lambda, जहां h प्लॉन्क कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t उस बॉडी का टेम्परेचर है जहां पर वो जो वेसल जो है, जो इनक्लोजर है जहां बॉडी रखी गई है, उसका टेम्परेचर है। ओके, इतना नोट कर लिया? यस सर। यस सर। इतना नोट कर लिया दोनों ब्रांचेज में? अभी Yes, नहीं, sir. अभी यस सर। प्लीज नोट करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से करिए। उपलब्ध है, जैसे बायोफीडबैक मशीन, रशियन आगे चले। डेरिवेशन हेडिंग डालेंगे, ठीक, डेरिवेशन ऑफ प्लॉन्क्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इसे थोड़ा एक एक स्टेप ध्यान से नोट करते चलिए, है ना। स्क्रीन अपने पास में रखिए, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, जो भी कुछ पीसी है अपने सामने स्क्रीन रखिए। अब एज्यूम कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ एनर्जी बाय लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर्स। कोई भी ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बनी है। एटम कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेशंस में है, एटम्स के कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेशन से एनर्जी जनरेट होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये आती कहाँ से है, कि जो हम ब्लैक बॉडी एनर्जी की बात कर रहे हैं बार बार, एक तो इंसिडेंट हो गई, और एक जो ब्लैक बॉडी के अंदर की एनर्जी है। ब्लैक बॉडी के अंदर एनर्जी होती कहाँ, या इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर एनर्जी रखता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसका सीधा से सीधा सोर्स क्या है? उस ऑब्जेक्ट के जो एटॉमिक ऑसिलेशंस है, उन ऑसिलेशन से एनर्जी निकलती है। अब अगर मैं सपोज करूं कि देयर आर कैपिटल एन ऑसिलेटर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देयर आर कैपिटल एन ऑसिलेटर्स and capital E is the total energy of those oscillations, तो एवरेज एनर्जी कितनी होगी? E by N। गुड, है ना, कैपिटल E बाई कैपिटल N। तो मैंने ऊपर जो आप यहाँ देखिए, एवरेज एनर्जी कैपिटल E बाई कैपिटल N लिया गया है। अब एवरेज की बात क्यों हो रही? क्योंकि हम डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स n इक्वल्स टू 0 पे एनर्जी 0 है, n इक्वल्स टू 1 पे h न्यू है, n इक्वल्स टू 2 पे 2h न्यू है। क्योंकि आपको ध्यान है, वी हैव, अभी इसके पहले पॉइंट में हमने किया है En, इफ देयर आर nth स्टेट, तो En की वैल्यू क्या होगी? nh न्यू। ओके, और n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पता चल जाएंगे उस ब्लैक बॉडी में। और हमारा एम क्या है? इस पूरे डेरिवेशन का एम है एनर्जी डेंसिटी पता करना। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
तो ये डायग्राम नीचे जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से आपको चीजें स्पष्ट होगी। यानी कि डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इसे ड्रॉ कर लीजिए। इसे ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां ना समझ में आए पूछ लीजिए। हो सकता है यू माइट हैव सम प्रॉब्लम। सर ये ग्राफ समझा दीजिए एक बार। भैया ग्राफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। जिस स्टेट में एनर्जी जीरो होती है उसको हम क्या नाम देंगे? ग्राउंड स्टेट गुड है ना, इट इज सिंपली ग्राउंड स्टेट। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एट n इक्वल्स टू 0। ओके, अब ग्राउंड स्टेट से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उन ऑसिलेशंस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, है ना। इट हैज बीन शोन हियर h nu 2 h nu 3 h nu 4 h nu 5 h nu and h nu। ओके, n h nu फॉर nth स्टेट। ठीक है ना। तो बस यही ग्राफ ये सिंपली एनर्जी लेवल को डिफाइन कर रहा है, राइट? सर इनमें एरो का क्या मीन्स है? कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। अरे भाई, जो ऊपर जाएंगे वो तो नीचे आएंगे ही आएंगे ना भाई। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ऑसिलेशन के रहने का कितना समय है? 10⁻⁻8 सेकेंड। यस सर। जब ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या करेंगे? जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब किए रहेंगे उसके इक्विवेलेंट एनर्जी रेडिएट करेंगे। यस सर। वही आपको मिलती है एनर्जी, है ना। उसी को तो हम क्या कहते हैं? एमिसिविटी बोलते हैं ना, कि टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस सर। है ना भाई। तो ये सब तो मतलब आप लोगों ने 12th में बस ऐसे सब कहानी की थी, है ना, ठेके पे पास हो गए हैं। हम तो जान रहे थे कि कुछ पता है। चलिए, नहीं ध्यान होता है तो जो है देखता हूँ मैं। एक बार जब ट्यूटोरियल में मिलते हैं तो फंडामेंटल से एक बार जो रिवाइज करते हैं पूरा, ठीक है? ओके सर। एक बार फंडामेंटल में पूरा रिवाइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर भी अभी तक जो बोल रहा हूँ आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा। ध्यान भले ना हो, ध्यान भले ना होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तब जरूर चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, ऐसा नहीं है ना। आपको ग्राउंड स्टेट पता है, आपको हायर ऑर्डर के एनर्जी स्टेट्स पता है ना। आपको एब्जॉर्बिंग पावर पता होती है, आपको एमिसिविटी पता है। अब हर चीज अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे भैया तो ये 1 घंटे में कुछ नहीं होता है ना। 50 मिनट्स ही टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। जहां पे भी जो डाउट हो तुरंत पूछिए, है ना। कोई चीज मान लीजिए मैं मिस भी कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि आपको पता है और आपको लगता है कि आपको नहीं पता, तो प्लीज डू आस्क, ठीक है। हाँ, तो ये एरो जब कोई पार्टिकल, अब इसमें मैं मेटा स्टेबल के उसमें जो नहीं जा रहा हूँ, है ना। फिर वी हैव टू जो डिस्कस ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल। ओके, ई के डायग्राम हमें जो देखना पड़ेगा कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए। अभी हम ये नहीं मान रहे हैं, ये जो नहीं मान रहे हैं कि किस तरीके की पर्टिकुलर बॉडी है। हमने माना कि एक हमारे पास ब्लैक बॉडी कैविटी है, वो बॉडी अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशंस को एमिट कर रही है, और उस बॉडी की जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उसको हम h nu 2 h nu 3 h nu 4 h nu 5 h nu इससे शो कर सकते हैं। अब अगर E टोटल एनर्जी है उस ब्लैक बॉडी में, कैपिटल N ऑसिलेशंस हैं, तो
एवरेज एनर्जी कैपिटल E अपॉन कैपिटल N होगी, ठीक है ना? यस सर। अब आगे चले। यस सर। यस सर। अब सेकंड स्लाइड है भैया। अब जो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैक्सवेल सॉरी इसके प्लैंक्स के लॉ को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब हम अलग अलग स्टेट्स के लिए एनर्जी सपोज कर रहे हैं कि हाँ पार्टिकल्स इतने हैं, एनर्जी इतनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेट अस सपोज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर्स इन ग्राउंड स्टेट इज n0, ठीक है ना? जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी 0 है, वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं n0, ठीक है। यस सर। अब Yes, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जीरो एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से लेकर के एक्साइटेड स्टेट तक आने में, मान लीजिए n0 नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ग्राउंड स्टेट में है, n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स nth स्टेट में है, ठीक है ना? तो nth स्टेट और n0 में एक रिलेशन है। इक्वेशन जो देखिए, इट इज n इक्वल्स टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस en अपॉन kt, ओके। यस सर। इसको भी नोट, इसे नोट करिए। ये आपका मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। Let us consider the number of atomic oscillators in ground state in n0. Let n be the total number of oscillators मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ नोट कर लीजिए प्लीज। आई थिंक अब दिख रहा है। यस सर। n है ना? प्लीज इसको नोट करिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस en अपॉन kt। en क्या है? वो एन एच न्यू है। En की वैल्यू कितनी है? एन एच न्यू है ना, टोटल एनर्जी अप टू nth स्टेट। नोट कर लीजिए।
आगे चलें। यस सर, हो गया। अब देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोगों ने उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की खोज करना शुरू की जो पार्टिकल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल पर हैं। जैसे E0 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं N0, ठीक है। E1 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं N1, ओके। Yes, sir. E2 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N2, E3 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N3, E4 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N4 एंड सो ऑन, राइट। तो Yes, टोटल sir. पार्टिकल्स अब क्या होंगे? टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे? यहां से मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ N1, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ N2, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ N3, है कि नहीं? Yes, sir. सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड कर लिया, ठीक है ना? Yes, sir. सबको ऐड करके इस एक्सपेंशन में e टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी की प्लेस पे x रख दिया। जहां Yes, जहां sir. e टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी है उसको x मान लीजिए, तो ऊपर वाला एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल्स टू n नॉट n0 प्लस n0 x प्लस n0 x स्क्वायर प्लस n0 x क्यूब एंड सो ऑन। n0 को बाहर ले लीजिए, अंदर मिलेगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ओके। Yes, sir. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना? Yes, sir. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसको सबको इक्वेशन नंबर जो है डालते चलिए। ऊपर वाला जो मैक्सवेल है वाला इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन, उसको 1 बोलिए। जो ए वाला इक्वेशन जहां कैपिटल एन की वैल्यू निकाल रहे हैं इसको बोलिए 3, और इसके ऊपर मैक्सवेल के ठीक नीचे जो इक्वेशन लिखा है जिसमें कैपिटल एन की वैल्यू है एन नॉट ई टू द पावर दिस, इसको इक्वेशन बोलिए 2। मैं इक्वेशन नंबर डालना भूल गया हूं। अब आप लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 डालिए, इक्वेशन 2 जो अभी मेरा इक्वेशन बॉक्स में है इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2, ओके। फिर इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। Yes, sir. आगे चले। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, इसकी वैल्यू हो गई एन नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी को हमने एक्स सपोज किया है, इसका ध्यान रखिएगा। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी देखिए, टोटल एनर्जी कैपिटल ई की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट एन टू एन नॉट, है ना, प्लस E1 N1 प्लस E2 N2 प्लस E3 N3 प्लस E4 N4 एंड सो ऑन। अब E0 की वैल्यू कितनी है? 0. 0, है ना। एक क्यों निकाला? क्योंकि हमें एवरेज निकालना है पहले। एवरेज का मतलब है पहले हमें कैपिटल ई पता होगा, फिर हमें कैपिटल एन पता होगा, हम फिर डिवाइड करेंगे। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल ई अपॉन कैपिटल एन। वहां से एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर के लिए पता चलेगी, फिर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी पता चलेगी, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहेंगे, ठीक है ना। Yes. तो पहले टोटल एनर्जी निकाला कैपिटल ई,
E0 की वैल्यू 0 है, E1 की वैल्यू कितनी है 1 एच न्यू है, E2 की वैल्यू कितनी है 2 2 एच एच न्यू है, E3 कितना होगा 3 एच न्यू होगा। ऐसे पूरा इक्वेशन आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही काम करना है जैसा भी किया आपने, पुट e टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इक्विवेलेंट टू एक्स के इक्विवेलेंट लिखिए, फिर एक बाइनोमियल का आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा, एच न्यू एन नॉट इंटू एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2x एंड सो ऑन। तो एच न्यू एन नॉट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इतना नोट करिए। जैसे जैसे स्टेप्स बिल्कुल सेम है, जैसे अब इसके पहले में आपने कैपिटल एन की वैल्यू निकाला बाइनोमियल सीरीज से, वैसे यहाँ पर आपको कैपिटल ई की वैल्यू निकालनी है। जो टर्म्स कॉमन हो रहे हैं उनको बाहर कर लीजिए। जैसे कॉमन क्या है, एच कॉमन है, न्यू कॉमन है, एन नॉट कॉमन है और एक्स कॉमन होगा। नोट किया? यस सर। यस सर। तो कितनी वैल्यू आई, जो दुबे जी कितनी वैल्यू आई? सर अभी कर ही रहा हूँ मैं नोट सर। अच्छा, वो जो कितनी वैल्यू आई तुम्हारी? E बराबर एच वी एन नॉट एक्स अपॉन माइनस। वी नहीं है भाई मेरे, वी नहीं है, न्यू बोलो इसको। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच न्यू। ओके, म्यू हाँ, एच एन न्यू। नॉट एक्स हाँ 1 हाँ, अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके गुड है ना, इनटू, ठीक है। कितना, फिर से बोलो। कितना आता है? एच म्यू एन नॉट एक्स 1 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नो, यहाँ पे जो ना इसके पहले 1 लिखा हो भाई, इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यस सर वही सर। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यस सर। यस सर यही आ रहा है। बीच में एक किसने बोला था कि जितना आपका आया हुआ है, किसने बोला था? ज्यादा दिमाग नहीं खराब होना चाहिए, है ना। अगर दिमाग खराब है तो निकल जाइए, इडियट कहेंगे। इसकी वैल्यू आएगी एच न्यू एन नॉट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं कहां से जो है जाहिल लोग आ गए हैं, नॉनसेंस। इट विल बी एच न्यू एन नॉट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यस सर। ओके, यस सर। it is simply binomial expansion। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोगों ने सारी वैल्यूज, यहाँ मैं तो हर स्टेप पे आपको एक्सपेंशन और सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, है ना। अकल से इंटरमीडिएट हुआ है ना, तो एक्सपेंशन आएगा कहाँ से। लेकिन यहाँ बीटेक नहीं हो पाएगा नकल से, इसका ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे पास कैपिटल ई की वैल्यू है, हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू है।
दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकालिए, कैपिटल ई की एवरेज, ई एवरेज, ई बार एच न्यू एन नॉट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक्चुअली मैंने 1 यहाँ पे 1 किया था, इसने 1 लिया नहीं। एच न्यू एन नॉट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन नॉट बाई 1 माइनस एक्स, दोनों को डिवाइड किया गया है। 1 माइनस एक्स की एक पावर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर से नेग्लेक्ट हो जाएगी, एक पावर बचेगी नीचे। यस सर। एक पावर बचेगी, उसको नोट कर लीजिए, एच न्यू एक्स अपॉन 1 माइनस, है ना। बस अब क्या करिए, एक्स को कॉमन करके ऊपर नीचे वाले एक्स को न्यूट्रलाइज कर दीजिए। नीचे से भी एक्स कॉमन करिए तो इट विल बी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऊपर वाला एक्स नीचे वाले एक्स से न्यूट्रलाइज करिए। न्यू अपान 1 अपान एक्स माइनस 1। ओके, अब एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी थी, ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी रख दीजिए। सर जो रख करके फाइनली इक्वेशन लिखिए। तो कैपिटल ई जो एवरेज एनर्जी है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई, सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। यस सर। यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद जो ए वाला मैंने स्क्रीन अभी शेयर किया है, इसको नोट करिए। अब आपको एवरेज एनर्जी पता चल गई है, उस एवरेज एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए। नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, यहां से एनर्जी को मल्टीप्लाई किया गया है। एट पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4, इसको मैक्सवेल इक्वेशन से आया है, यहाँ डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, वी हैव द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम in the wavelength range lambda to lambda plus d lambda 8 pi d lambda upon lambda की पावर 4। अब इसी को जो अभी इक्वेशन नंबर 4 है उसमें मल्टीप्लाई करिए तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको ई लैम्डा डी लैम्डा पता चल गया, 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। फिर इसी इक्वेशन में न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख दीजिए, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में रख दीजिए, आपको प्लांक्स लॉ मिल जाएगा। यहां तक नोट करिए, यहां तक ऐसा कुछ नहीं जो समझ में ना आए, नोट कर लीजिए। डबल ई और ईसी दोनों के स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए।
नोट करिए पूरा। ये जो फाइनल इक्वेशन है, ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। कहीं कहीं इस न्यू को भी सी अपॉन लैम्डा के टर्म्स में लिखते हैं, तो इट वुड बी ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ओके, ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है। Yes, yes, sir. 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। यहाँ तक नोट हो गया सभी को? यस सर। यस सर। और कोई Yes. दिक्कत? बस यहीं तक रुकते हैं। ये पूरा प्लान अब एक बार इसको अपने आप से सॉल्व जरूर करिएगा। एक आध बार इसको अपने आप से पूरा शुरू से लेकर के यहाँ तक अपने आप सॉल्व करिए। ठीक है ना? जी सर। इसके आगे फिर हम लोग बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ, 2 लॉ और हैं। सर क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स एक ही है? क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। क्वांटम, जहां पे क्वांटम की उत्पत्ति हुई वहां से मैकेनिक्स बन गया, क्वांटम मैकेनिक्स बन गया। ठीक है भैया? तो दोनों एक ही है, एक उसका सब पार्ट है एक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, कल देखते हैं। ओके, सर बाय। Sir, थैंक यू। हाँ, सर गूगल sir, क्लासरूम पे ऐड नहीं है सर हम लोग। तो क्यों नहीं ऐड? थैंक यू सर सर। क्लास कर रहे हैं बट ऐड नहीं है सर। तो ऐड Thank you, होइए sir. ना, वहां पे मैंने वहां पे लिंक भेजा था ना, वहीं पे ऐड हो जाइए। ऐड नहीं है तो क्या जबरदस्ती ऐड कराऊंगा मैं हाथ पकड़ के? सर ऐड हो रहे हैं बट हैं? कोड नहीं है सर। कोड ही नहीं है sir, सर। कोड अभी है ग्रुप भाई, में कोड भेज दे रहे हैं। कोड है, कोड आपकी ब्रांच में है, उनसे मांगिए। sir, हाँ, sir, आपने जो असाइनमेंट दिया था उसका सर एक क्वेश्चन सर रह गया था सर, बाकी सब हो हाँ गया। तो आप तो जो है ना, और जो डाल दीजिए उसमें, जो जो रह गया था उसको जो रह जाने दीजिए। ठीक Yes है, sir, yes sir, जितना हो गया हो उतना डाल दीजिए। yes sir, yes sir.